हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, मेडाइवल हिस्ट्री का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्जाम्स एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्जाम्स एवं जनरल के लिए, जनरल कंपटीशन के लिए भी जहाँ की सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है या फिर बिहार में जो SSC इंटर लेवल या ग्रेजुएट लेवल या फिर बिहार दरोगा, इन सब के एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हुमायूं और शेर शाह से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। हुमायूं और शेर शाह से संबंधित देखते हैं। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है। तो इनमें से कौन सा हुमायूं का भाई नहीं था? कामरान, उस्मान, अस्करी और हिंदाल, ठीक है। अस्करी, हिंदाल, कामरान, उस्मान। तो उस्मान उसका भाई नहीं था, ठीक है। कामरान था हुमायूं का भाई। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो उस्मान उसका भाई नहीं था, कामरान तो था हुमायूं का भाई का नाम, अस्करी भी था और हिंदाल भी था। देखिए डिटेल्स, बी आंसर हो जाएगा, उस्मान उसका भाई नहीं था। कामरान, अस्करी, हिंदाल बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे, ठीक है। कौन कौन? कामरान, अस्करी, हिंदाल हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी माँ माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। तो हुमायूं द्वारा 4 युद्ध जो लड़े गए हैं क्रम के अनुसार लगाना है। तो पहले देवरा, उसके बाद चौसा, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद सरहिंद लड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देवरा, उसके बाद चौसा, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद सरहिंद। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए हैं कौन कौन से? देवरा, चौसा, कन्नौज, उसके बाद सरहिंद, ठीक है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। 1532 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौराह या देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया था। 1532 ईस्वी में 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा था, ठीक है। चौसा में 1539 में, और 1532 में देवरा के युद्ध में लड़ाई हुआ था, ठीक है। और ये 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, ठीक है। निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी चौसा में ही। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर शाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई थी, ठीक है। शेर शाह की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई थी चौसा के युद्ध में। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। और 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया, ठीक है। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया था। 1555 में जो सरहिंद का युद्ध हुआ था। तो देवरा पहला है, उसके बाद चौसा 1539, फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, और उसके बाद सरहिंद के युद्ध 1555 ईस्वी में, जिसमें कि वापस हुमायूं को फिर अपना खोया हुआ राज्य वापस मिला था, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। सी आंसर हो जाएगा। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला आया, जो पूर्व के सिराज नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला आया, जो पूर्व के सिराज नाम से प्रसिद्ध है। जौनपुर जो है पूर्व के सिराज नाम से प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से एक उच्च शिक्षित था शेरशाह सूरी। डी आंसर हो जाएगा। काफी बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो शेरशाह जो था उच्च शिक्षित था। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी ने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त किया था, जो उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त किया था, जो उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो वो था शेरशाह सूरी। पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी शेरशाह सूरी ने। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के चलाया था। ठीक है, 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। क्या क्या सुधार शेरशाह सूरी ने किए थे? तो राजस्व सुधार किए थे, प्रशासनिक सुधार किए थे, सैनिक सुधार किए थे, करेंसी प्रणाली में सुधार, तो ये सभी किए थे। ठीक है, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे क्या क्या? तो राजस्व सुधार भी था, प्रशासनिक सुधार भी था, सैनिक सुधार भी था और करेंसी प्रणाली में सुधार भी था। तो चारों हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सुधार शेरशाह सूरी द्वारा किए गए थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो हुमायूं द्वारा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो हुमायूं द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो हुमायूं द्वारा। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हुमायूं के बाद शेरशाह द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तरक पत्रक में विकल्प ए अकबर को सही माना है, जो कि गलत है। ठीक है, किसको प्राप्त था सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा प्रचलित करने का? तो हुमायूं को। ध्यान रखेंगे। और उसके बाद शेरशाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 ईस्वी में
हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। 1532 हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने करवाया था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परित एक बाग की रचना हुई है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। ध्यान रखेंगे। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो चांदी का सिक्का शेर शाह ने शुरू किया था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो शेर शाह ने। बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, शेर शाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और जो ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। उसने अंत में मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया, जिनका तौल एवं आकार निश्चित था। उसके चांदी के सिक्के रुपये का तौल 180 ग्रेन था। ठीक है, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी। इस पर प्रायः अरबी एवं नागरी में सुल्तान का नाम अंकित रहता था। ठीक है, चांदी के सिक्के रुपया 180 ग्रेन का चलाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये के विनिमय दर क्या थी? तो क्या थी? 64 और 1 का था। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? तो 64 और 1 का था। शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन, शुद्ध चांदी का सिक्का 180 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम का विनिमय दर 1:64 थी। रुपया और दाम का अनुपात 1:64 था। ठीक है, चांदी का रुपया 1 रुपया और 64 दाम के बराबर था। ठीक है, जो तांबा का 64 दाम था वो 1 रुपया के बराबर था। 1:64 मतलब दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर मतलब 64 दाम बराबर 1 रुपया। ठीक है, 1 चांदी का रुपया, 64 तांबे का दाम बराबर 1 चांदी का रुपया, ऐसे अनुपात था। ठीक है, 64:1। दाम और चांदी का विनिमय दर मतलब कि 1 रुपया चांदी का 64 दाम के बराबर था। दाम क्या था? तो तांबे का दाम था। ध्यान रखेंगे इस चीज को। शेर शाह के सिक्कों पर शेर शाह का नाम और पद अरबी या नागरी लिपि में अंकित होता था। उसने घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखे जाने की प्रथा को भी अपनाया था। सैनिकों की हुलिया और घोड़ों के दागने की प्रथा भी शेर शाह सूरी ने चलाया था। ध्यान रखेंगे इन चीज को। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी, तो शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। बी आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। बी आंसर हो जाएगा।
कालिंजर विजय 1545 के दौरान जब शेर शाह के सैनिक हुक्के गोला फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिरा जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोले में आग लग गई और वे फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेर शाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेर शाह के लिए अंतिम हो गई। 22 मई 1545 को 60 वर्ष की आयु में वह कालिंजर में ही मर गया। कालिंजर का अभियान शेर शाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां का राजा कीरत सिंह था। ठीक है, कालिंजर का राजा उस समय कीरत सिंह था। कालिंजर में ही उसकी मौत हो गई, कालिंजर विजय के समय ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना सारा साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? तो शेर शाह से संबद्ध करेंगे। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना सारा साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? तो शेर शाह से। सी आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम में इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मुख से उक्त वाक्य फूट पड़ा था। ठीक है, शेर शाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में, ठीक है, मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मुख से उक्त वाक्य फूट पड़ा था। मतलब कौन सा वाक्य? कि मारवाड़ के बारे में ही शेर शाह सूरी ने बोला था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना सारा साम्राज्य खो दिया होता। ठीक है, शेर शाह ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। आप लोग को पता है, सासाराम बिहार में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में। शेर शाह का मकबरा बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह को दफनाया गया है तो कहाँ? वही शेर शाह के मकबरा बिहार में। शेर शाह को दफनाया गया था तो सासाराम में। ठीक है, सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि और भी इस तरह के उपयोगी वीडियो आप लोग के लिए और भी सब्जेक्ट का लाया जाता रहे, ताकि आप लोग का तैयारी में कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, और भी तैयारी आप लोग का बेहतर हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? तो दिल्ली की किला एक कुहना मस्जिद का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? तो दिल्ली की किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। ये आंसर हो जाएगा। शेर शाह का छोटा शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग है। ठीक है, संक्रांति का युग है भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में। किला एक कुहना मस्जिद दिल्ली जो 1545 में बनी थी को उसके उज्जवल वास्तुकलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान दिया जाता है। ठीक है, किला एक कुहना मस्जिद दिल्ली का। ठीक है, शेर शाह ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? तो दिल्ली की किला ए कुहना मस्जिद। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था किसने? तो पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह ने। सी आंसर हो जाएगा। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था तो शेर शाह ने किया था। सी आंसर हो जाएगा।
दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। वहाँ यहाँ किला एक कुहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेर शाह द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, यहाँ किला एक कुहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेर शाह द्वारा ही बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की थी? तो किसने करवाई थी पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था? तो वो करवाया था शेर शाह ने। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की थी? तो वो शेर शाह ने करवाई थी। ठीक है, कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर से संबंधित इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ये आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुआ और उसे अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, इस युद्ध में राणा पराजित हुआ था, राणा प्रताप। ठीक है, राणा प्रताप पराजित हुए और अरावली की पहाड़ियों में उन्हें शरण लेनी पड़ी थी 1576 के युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। ठीक है, अकबर और राणा प्रताप के बीच 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो वो थे हकीम खान। ठीक है, महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति हकीम खान थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। सी आंसर हो जाएगा। और डिटेल्स देखिए, इससे और अच्छे से पता चलेगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? महाराणा प्रताप और मुगल हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खान के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, मुगल सेनापति कौन था? मान सिंह और आसफ खान, और इधर से महाराणा प्रताप का हकीम खान, उनके बीच लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। उसे
ने आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया था। महाराणा प्रताप ने आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए? वह था, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था, तो कछवाहों से अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, कछवाहों से अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित, मतलब जिस घर से स्थापित किया था वैवाहिक संबंध, तो कछवाहा से। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार की यात्रा हेतु जा रहा था, तो सांगानेर नामक स्थान पर 20 जनवरी 1562 ईस्वी को आमेर का राजा बिहारी मल भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उससे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखा बाई, लोक प्रचलित नाम जोधा बाई, ठीक है, हरखा बाई था और लोक प्रचलित नाम है जोधा बाई, इसका हरखा बाई याद रखेंगे। हरखा बाई का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में 6 फरवरी 1562 को उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया। ठीक है, यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। इस प्रकार बिहारी मल भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर अधिक जाता था। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अधम खां को अकबर ने स्वयं मारा था। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अधम खां को अकबर ने स्वयं मारा था। ये आंसर हो जाएगा। महामनगा के पुत्र अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ ने। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ ने स्वयं संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेवाड़ राज ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। वहां के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। ठीक है, तो इसमें से क्या है? राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ जो था वो अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो वो था मारवाड़ के राजा चंद्रसेन। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो वो था मारवाड़ के राव चंद्रसेन जो था वो मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था। मारवाड़ के राव चंद्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती मंडला की रानी थी। ठीक है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती मंडला की रानी थी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो मंडला की रानी थी। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो अबुल फजल की मृत्यु शहजादा सलीम के कारण हुई थी। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो शहजादा सलीम के कारण। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। जहांगीर जब सम्राट बना तब उसने वीर सिंह देव को 3000 का मनसब प्रदान किया था। अतः अबुल फजल की मृत्यु में शहजादा सलीम की भूमिका स्पष्ट थी। ठीक है, अबुल फजल की मृत्यु में शहजादा सलीम मतलब जहांगीर की भूमिका स्पष्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। ये नहीं, अकबर ने इस्लाम धर्म को नहीं त्याग किया था। निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। ये नहीं। प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, ये तो सही है। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, ठीक है, सांस्कृतिक समन्वय और ये सब करने का कोशिश किया था। अकबर की धार्मिक नीति, ये भी सही है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे? तो मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार, ये सभी थे। अकबर की लोकप्रियता के कारण ये सभी थे, तो डी आंसर हो जाएगा। मनसबदारी प्रथा भी थी, उसने मनसबदारी प्रथा चलाई थी। धार्मिक नीति, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, वो भी। और भू राजस्व व्यवस्था, ये भी। और सामाजिक सुधार, ये भी। तो डी आंसर हो जाएगा। 1 2 3 मतलब ABCD चारों सही है। ठीक है, मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। ठीक है, अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था। पूछा जाता है कि अकबर ने बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने का भी प्रयत्न किया था। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपरोक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, उसने दास प्रथा समाप्त किया था 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में, जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम को निकट लाने का भी काम किया था। ठीक है, तो ये सभी जो हैं काम उसके द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो वो था अकबर। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था
कब? तो 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था अकबर ने। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो वो था अकबर। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो वो था अकबर। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रबुद्ध निरंकुश, सी। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी, अतएव वह प्रसा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। ठीक है, प्रबुद्ध निरंकुश, उसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? ये किसने? तो अकबर ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरी विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? ठीक है, तो अकबर ने। सी आंसर हो जाएगा। अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश अवश्य लगाया, परंतु उसने यह कार्य सुधार की दृष्टि से किया। उदाहरण के लिए उसने आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। उसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया तथा बलपूर्वक स्त्रियों के सती होने पर रोक लगा दी। ठीक है, बलपूर्वक स्त्रियों को सती होने पर रोक लगा दी थी और हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया था। ये सब डिटेल्स ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछे जाते हैं कि अकबर के द्वारा किया गया था कि नहीं किया गया था, तो ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का शासन जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? तो क्षेत्रों को जीतने के लिए, सही है। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, ये भी सही है। न्यायिक प्रशासन के लिए भी सही है। उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए, धार्मिक कट्टर नहीं था ये, ठीक है, सहिष्णु था, धार्मिक रूप से सहिष्णु था, सारे धर्मों को सहिष्णुता से डील करता था। ठीक है, तो 1, 2, 3 सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं अपितु धार्मिक उदारता, धार्मिक सहिष्णुता के लिए जन प्रसिद्ध था। उसके द्वारा प्रतिपादित सुलह एक कुल की नीति इसका सबल प्रमाण है। ठीक है, इस प्रकार 4 सही नहीं है, 4 जो ऑप्शन था सही नहीं है, जबकि 1, 2, 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था कौन? तो मीर बख्शी था। बी आंसर हो जाएगा, मीर बख्शी था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था तो मीर बख्शी। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी तो मनसबदारी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी तो मनसबदारी पे। ए आंसर होगा। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बती। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बती था। ठीक है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बती। दीवान शब्द फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष से लेकर
30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। मुजफ्फर खां सरकारी सोपान में दीवान के पद को स्थान दिलाने में सफल रहा। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो वो था मंगोलिया। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो मंगोलिया से। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो मंगोलिया से ली गई थी। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रणाली यद्यपि काफी हद तक नवीन थी, तथापि यह मूलतः मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों के 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। कथन और कारण वाला है। कथन, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। तो ये सही है। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो ये भी सही है। ठीक है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना होता था। मतलब कि जितना 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना होता था, दुगना। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था, इसलिए 20 घोड़ा रखना पड़ता था 10 घुड़सवारों को। तो ये सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रखने होते थे। इसका मूल कारण यह था कि लंबी यात्रा के दौरान घोड़ों को आराम देना आवश्यक था और युद्ध में उन्हें बदलने की आवश्यकता भी पड़ती थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जाप्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। ये डी आंसर हो जाएगा। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की। डी आंसर होगा। ठीक है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ। ठीक है, जो भू सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही जाप्ती प्रणाली प्रचलित था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। बी आंसर हो जाएगा। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। ठीक है, टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 में आईने तहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई
कर प्रणाली को शुरू करके मुगलकालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल अर्थ मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। ठीक है, आईने दसाला या टोडरमल बंदोबस्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो दहसाला को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो दहसाला व्यवस्था को। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। टोडरमल संबंधित है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे, तो मालगुजारी सुधारने से संबंधित है। टोडरमल संबंधित है तो मालगुजारी सुधारने से, बी आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्निर्धारण हेतु 1570-71 में मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल को अर्थ मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नगद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि का 1571 से 1580 के मध्य लगभग 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे दहसाला मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। आईने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। आईने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतर की कड़ी है? मतलब निरंतरता की कड़ी कौन है इसमें से? तो ये है टोडरमल। ठीक है, निरंतर का कड़ी है। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतर का कड़ी है, मतलब निरंतरता का कड़ी? तो टोडरमल, बी आंसर हो जाएगा। इतिहास प्रसिद्ध टोडरमल भू राजस्व प्रशासन की दृष्टि से विशेष सम्मान प्राप्त है। अकबर के द्वारा ही आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। इस प्रणाली के प्रणेता टोडरमल ही थे। ख्वाजा शाह मंसूर से भी इसमें मदद मिली थी, अतएव इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।